Hello everyone, welcome back to Faculty Channel and I am Kusum. Today's video is all about Thorndike's trial and error theory. इससे पहले हम लोग Pavlov की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कर चुके हैं एंड बिकॉज ये मैं पूरी सीरीज सिर्फ लर्निंग थ्योरीज के ऊपर बना रही हूँ तो स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ऑल द लर्निंग थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन Thorndike's trial and error theory. First of all, this was given by E.L. Thorndike and the topics which I'm going to cover here are introduction, then meaning of trial and error, then primary laws of learning. इन्होंने Thorndike ने कुछ laws दिए थे ऑफ लर्निंग, तो उसमें कुछ प्राइमरी लॉज है, कुछ आपके सेकेंडरी लॉज जिन्हें हम सबऑर्डिनेट लॉज भी कहते हैं वो हैं. देन कुछ इसके इस थ्योरी से रिलेटेड जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होंगे वो हम टीचिंग में कैसे कर सकते हैं ये पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एंड ये जनरली इफ यू टॉक अबाउट हिम दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बोलेंगे बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैज़ बीन अ वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट. थॉर्नडाइक फर्स्ट स्टेटेड द एलिमेंट्स ऑफ द थ्योरी इन 1913 एंड इन्होंने ये बताया था कि इंसान के ह्यूमन बीइंग के nervous system, it's not only about human being but if we talk about any living organism, the animals or the human beings, इनके अंदर एक nervous system होता है जिसमें कि आपका stimuli होगा एक और एक होगा रिस्पॉन्स. इस कनेक्शन को हम इलस्ट्रेट करते हैं एस और आर से. इसको एस आर थ्योरी भी बोला जाता है एंड बिकॉज इसके लिए एक बॉन्ड तैयार हो जाता है, कनेक्शन, इन दोनों कनेक्शन के बीच में एक बॉन्ड होता है. इस वजह से दिस थ्योरी इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग. तो अगर आपके एग्जाम्स में आ जाते किसी सी-टेट का या फिर यू-टेट या किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड कोई एग्जाम है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए विच इज पॉपुलरली नोन एज बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो हियर यू विल write as SR theory or the trial and error theory. Okay, next, trial and error theory है क्या? Let's get a brief like explanation of what trial and error theory is. यहाँ Thorndike ने बोला था that learning takes place by trial and error. Some people call it learning by selection of the successful variant. क्या होता है ट्रायल एंड एरर? देखो नाम से ही बहुत ईजी है ये समझना. ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई कर रहे हो कोई चीज़ को, उसमें एरर आ रहे हैं, देन आप दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो, राइट? जैसे कि हम कोई भी चीज़, अगर आपको कोई डिफिकल्ट टास्क दे दिया जाए, ठीक है, अब आपको वो टास्क करना है तो कैसे करोगे? आपको बताया नहीं है क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट टास्क, फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क. तो आप क्या करोगे? आप एक कोई तरीका स्टार्ट करोगे ढूंढना, नहीं हो रहा है, देन you will take the next some other thing you will try on that. तो ऐसे ऐसे करके ट्रायल आता है, एरर आता है, ट्रायल आता है, एरर आता है, and at last after few tries you get the thing that yes, ये हम इस टास्क को हम इस तरह से कर सकते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकल ही आता है. दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर थ्योरी. जैसे इफ यू टॉक अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन, तो उन्होंने जब बल्ब बनाया था, राइट, तो उन्होंने क्या करा था? ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम में बल्ब बन गया था. नो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी थी फर्स्ट टाइम में. ही हैड टू ट्राई आई थिंक मोर देन 1000 टाइम्स. दैट वाज अ ट्रायल एंड एरर थ्योरी इफ यू टॉक अबाउट दैट. उन्होंने कितनी टाइम ट्राई करा, देन ही गॉट दैट थिंग विच वी कॉल एज इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो होती है, ये जो ट्रायल एंड एरर है, ये सिर्फ हम लोगों में नहीं है बट एनिमल्स में भी ये चीज़ देखी जाती है. तो इसको इन्होंने कैसे प्रूव करा? बाय कैट का एग्जाम्पल लिया, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया. इन्होंने कैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, उसमें एक डोर लगा दिया. वो डोर कैसे खुलेगा? सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, इसको अगर पुल करेगा कैट तो ये खुल सकता है, राइट, डोर. बट उन्होंने अब क्या करा? एक फिश रख दी बाहर, कैट फूड. अब ना बिकॉज कैट इज हंग्री, तो उसको फूड चाहिए. वो क्या करेगी? वो बहुत कोशिश कर रही है, कभी कहीं से पैर मार रही है, कभी कहीं पैर मार रही है, कभी कुछ कर रही है, पर उससे दरवाजा नहीं खुला. तो शी हैज ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. लास्टली एक्सीडेंटली, उसको नहीं पता स्ट्रिंग का क्या करना है, एक्सीडेंटली उसके हाथ से, यू कैन से बाय इट्स पॉज, उसने ये स्ट्रिंग को पे उसका पॉ पड़ गया और क्या हुआ? डोर खुल गया एंड शी इमीडिएटली जम्प्ड आउट एंड एट द फूड. सो दिस इज व्हाट देयर इज, दैट शी ट्राइड अ लॉट. कोई तरीका नहीं, वहां से गई, कहीं और से गई, नहीं हुआ. उसे पता है यहाँ से जाके नहीं होगा, बट एट लास्ट व्हेन शी पुल्ड द स्ट्रिंग, नाउ शी नोज दैट ये स्ट्रिंग पुल करके उसको फूड मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट,
द स्टेजेस जिसके थ्रू लर्नर्स को पास होना होता है, कौन कौन से स्टेजेस हैं इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी के में? देखिए, एक होता है गोल, आपके सामने गोल रखा है, आपको अचीव करना है गोल, लेकिन वो गोल तक जाने के लिए क्या क्या चीजें होंगी? ब्लॉक होगा, हिंड्रेंसेस मीन्स कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, वी कॉल्ड इट प्रॉब्लम्स आती हैं जो बीच बीच में, राइट, दैट इज हिंड्रेंसेस। देन रैंडम मूवमेंट्स, आप मूवमेंट्स करोगे, अलग अलग मूवमेंट्स करो, यहाँ से करूँ, ये करूँ, वो करूँ, दे रैंडम मूवमेंट्स यू विल ट्राई ऑन दैट, या मल्टीपल रिस्पॉन्स जिसे आप कहते हो वहां तक गोल तक पहुंचने के लिए। देन चांस सक्सेस, चांस सक्सेस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि करना क्या है, आप इससे पहले रैंडम मूवमेंट्स रिस्पॉन्सेस दे चुके हैं बहुत सारे, बट आपको नहीं पता चला कि करना क्या है, तो बाय चांस आप पे ट्रिक हो जाती है वो चीज, और इससे आपको सक्सेस मिल जाता है। सो वी आर कॉलिंग इट चांस सक्सेस। देन सिलेक्शन मीन्स आपने इतने सारे तरीके ट्राई करे, तो उसमें से एक तरीके से आपसे वो काम हुआ है, तो दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द राइट थिंग, राइट। एंड लास्ट इज फिक्सेशन मीन्स कि आपने जो चीज सेलेक्ट कर लिया, अब आप उस पर फिक्स हो गए हो कि यही तरीका है जिससे हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपको मैथमेटिक्स में कोई कुछ वर्ड प्रॉब्लम और एनीथिंग कुछ प्रूफ करने के लिए थ्योरीज आती है ना, वो दे दी, अब आपको पता नहीं है कैसे प्रूव होगा, आप ट्राई करो इस तरीके से उस तरीके से, जिस तरीके से वो चीज़ आपको मिल गई है कि ओके हैंस प्रूव्ड हो गया है, तो वो तरीका फिक्स कर दिया आपने कि दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन प्रूव दिस थ्योरी। ओके, I hope it is clear. Now we move to the next step, that is primary laws of learning. Thorndike ने हमें 3 laws दिए थे, 3 primary laws learning के, क्या क्या है वो? It is very important. First one is law of readiness. Readiness is the most important thing to do any task. Most important. क्या है readiness? It is also called law of action tendency, which means that learning takes place when an action tendency is aroused through preparatory adjustment, set or attitude. See, आपको कोई टास्क में दूंगी, आप तब तक वो टास्क नहीं करोगे जब तक आपके अंदर वो चीज़ पाने की इच्छा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। आपको भूख लगी है तभी तो आप खाना खाने के लिए उठोगे, जाओगे। आपको भूख ही नहीं है, देन डू हेल विद एनीवन। आपके अंदर ये टेंडेंसी होगी, मैं क्यों उठूं यार, मैं क्यों खाऊं, राइट। तो आपके अंदर ये है, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है उस चीज़ के लिए, देन टिल देन यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई एनीथिंग। ओके, सो वेरी फर्स्ट प्राइमरी लॉ फॉर दिस इज द रेडीनेस। आप रेडी होनी चाहिए वो टास्क करने के लिए, एंड फॉर बीइंग रेडी यू शुड हैव दैट टेंडेंसी टू वर्क। वो टेंडेंसी जब तक नहीं है आप नहीं करोगे। जैसे रेडीनेस मीन्स अ प्रिपरेशन फॉर एक्शन, आप रेडी हो, आप एक्शन करने के लिए तैयार हो। इफ वन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न, लर्निंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंस्टिल्ड इन हिम। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस द टाइपिस्ट इन ऑर्डर टू लर्न टाइपिंग प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू स्टार्ट। जब तक आपके अंदर लर्निंग को करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो, आप लर्न कोई चीज कर ही नहीं सकते हो। जैसे होता है ना भाई, कार सीखनी है, आप सोच रहे हो भाई मुझे कार सीखनी है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, प्रिपेयर्ड नहीं हो सीखने के लिए, तो आप कैसे सीख लोगे? घर बैठे बैठे कोई कार नहीं सीख सकता है। यू नीड टू ट्राई फॉर दैट थिंग। और एक दिन में कोई कार नहीं सीखता है, यू हैव टू मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू ट्राई डिफरेंट वेज। आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे चला रहे हो, वैसे चला रहे हो। सो द थिंग इज दैट यू आर बीइंग रेडी। आपके माइंड में मेंटली फिजिकली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ टास्क। ओके, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट थिंग, दैट लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकेंड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जब तक आप उस चीज को ड्रिल नहीं करोगे ना अच्छे से, मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर you will be efficient in doing that task, right? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है that practice helps in increasing efficiency and durability of learning, and according to Thorndike SR bond theory, the connections are strengthened with trial or practice and the connections are weakened when trial or practice is discontinued. Very important, जैसे मैथ्स में होता है। See, इट इज़ अ वेरी 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 बेसिक थिंग दैट जब हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं मैथ्स का इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ थिंग इन विच लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड, राइट। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि मैथ्स में कैसे करना होता है। सो व्हेन यू आर डूइंग एनी प्रॉब्लम्स इन मैथ्स, आप एक बार करोगे, ठीक है आपने कर लिया, लीव, ओके, आप नेक्स्ट उसमें चले गए, नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट कर दिया। बट अब आप
जब आप आगे नई नई चीजें करते हो तो पीछे का भूलते जाते हो। तो अनलेस यू डोंट, फिक्सेशन नहीं हो जाता आपके अंदर उस चीज का, बाय व्हाट, बाय ड्रिल और प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, राइट। कोई चीज कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई न्यू चीज सीख रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, टाइपिंग, टाइपराइटर, कुछ भी, एनीथिंग यू आर लर्निंग, एनी न्यू थिंग यू आर लर्निंग, फॉर दैट इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग, you need to gain expertise in that thing. For that you need to drill or practice yourself a lot. So the law of practice is also understood as the law of use and disuse. Disuse को क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, यूज तो समझ आ गया कि हमें पता है हम बार बार एक्सरसाइज करें तो बॉन्डिंग बन रही है। आपका जो ब्रेन है कॉर्टेक्स, तो जो कनेक्शंस जिससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि इसमें रिपीटिशन की ज़रूरत है, तो हाँ, आप वो चीज़ कर रहे हो। तो लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर कार, टाइपराइटिंग, सिंगिंग, मेमोराइजिंग अ पोएम और मैथमेटिकल टेबल एंड म्यूजिक एक्सेट्रा नीड्स एक्सरसाइज एंड रिपीटेशन ऑफ वेरियस मूवमेंट्स एंड एक्शंस मेनी टाइम्स। तो जो चीज़ आप जिससे आप बॉन्डिंग कर रहे हो वो आप यूज में ला रहे हो, जिस चीज़ से आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही वो आप डिसयूज कर रहे हो, उसको आप डिस्कार्ड कर दे रहे हो। ओके, सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन कम्स योर लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट इज दैट आप किसी चीज से कितना सेटिस्फाई हो रहे हो और किस चीज से डिससेटिस्फाई हो रहे हो। जैसे आप अगर कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, कोई टास्क के लिए आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या है, आपने कोई एक तरीका ट्राई करा, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, सो आपकी उससे एक बॉन्डिंग हो गई। और आपने कोई एक यू स्टार्टेड सम अदर टास्क एंड यू ट्राइड सम अदर वे टू डू दैट टास्क, तो वहाँ से आपको नहीं मिला उससे कोई रिजल्ट, तो आपको उससे डिससेटिस्फैक्शन हो गई। एंड डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू अनॉयंस और पेन। तो मीन्स आप उससे अनॉय हो रहे हो, तो वहीं पर आपका वो जो स्ट्रिंग होता है ना एक कनेक्शन का, वो वीक पड़ गया, वो टूट गया। सो हियर लॉ ऑफ इफेक्ट सिग्निफाइज दैट इफ द रिस्पॉन्सेज satisfy the subject, they are learned and selected. अगर आपका जो रिस्पॉन्स है उससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो तो आप उस चीज़ को लर्न भी करोगे और उस चीज़ को सेलेक्ट भी करोगे। जबकि दोज responses जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, in which you are facing dissatisfaction or the annoyance you are facing, for that आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके दिस लॉज। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसको ऐसे याद रखना, सबसे पहले यू नीड टू बी वेरी रेडी, लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर आप उस पर एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो अपने आप को, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एंड द थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। एक्सरसाइज ड्रिल करने के बाद आप किससे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो एंड किससे नहीं कनेक्ट हो रहे हो, दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। अभी हमने प्राइमरी लॉज करे थे, अब इसके कुछ 5 सबऑर्डिनेट और सेकेंडरी लॉज भी बोलते हैं। क्या है वो? सी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म इसलिए यूज करें बिकॉज इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो टू द एनिमल्स। इट वेरीज और चेंजेस इज रिस्पॉन्सेज till an appropriate behavior is hit upon. आप जब कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका, जब तक आपको ऐसा लगता है ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, तब तक आप उसको चेंज करते रहते हो उस चीज़ को। जैसे होता है ना, हम कभी रूम सेट कर रहे हैं अपना, तो हम बहुत सारे तरीके से, यार इसको ऐसे करते हैं, सोफ़ा इधर ट्राई करते हैं, डाइनिंग इधर ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा सेटिस्फाई, फिर आप दूसरी तरह से ट्राई करो, फिर नहीं हुआ सेटिस्फाई, तीसरी तरह से ट्राई करो, राइट। सो यू ट्राइंग एंड ट्राइंग, द रिस्पॉन्सेज यू आर गिविंग। तो जब तक आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हो, जब तक आपको वो हिट नहीं होती है चीज़, तब तक आप उसे ट्राई करते रहते हो। यहीं पर when an individual wants to solve a puzzle, he is trying different ways rather than mechanically persisting in the same way. जब कोई पजल सॉल्व करना होता है तो आप एक तरीका ट्राई करोगे, नहीं हुआ पजल सॉल्व, अब ये थोड़ी आपसे उस तरीके से पजल सॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसी को बार बार थोड़ी ना करते रहोगे, राइट। आप कोई नया तरीका ट्राई करोगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। आप मल्टीपल तरीकों से मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हो फॉर डूइंग एनी टास्क। Second is law of setter attitude. For starting anything you have to learn, you need to set a very good attitude for that. And for that, क्या होगा, जब तक आप यहाँ पर क्या होता है, which determines not only what the person will do but what will satisfy or annoy him.
आप ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि आपका एटीट्यूड से क्या होगा, इससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो उस एटीट्यूड से या अनॉय हो रहे हो। जैसे क्रिकेटर सेट्स हिमसेल्फ टू मेक अ सेंचुरी, ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर। जब तक उसके अंदर ये एटीट्यूड वो नहीं ला जाता, आपको एक गोल बनाना होगा अपना। इफ यू वॉन्ट टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज इन योर एग्जाम्स, तो आप क्या करोगे, एक गोल बना कि मुझे 98% लेके आना है। सपोज यू आर सेटिंग अ गोल, तो आप उसके लिए इतना वर्क करोगे ना। आपने सोच ही रखा है मुझे तो बस पास होना है, तो why are you going to try for new things there? Why are you going to give more effort on that, right? So for that आपको क्या करना पड़ेगा? To excel in anything, to learn more, you need to set an attitude for that. Okay? Next is your propotency of elements. यहाँ पर क्या होता है, learner reacts selectively to the important essential elements in the situation. आप हमारे रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर कि हम लोग उस चीज को when we meet people, देखो अभी हम इसको इस तरह से जनरलाइज कर देते हैं एग्जाम्पल को। जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हम कुछ को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ को हम एलिमिनेट कर देते हैं अपनी लाइफ से, राइट, जैसे भूल जाते हैं। तो सिलेक्शन वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। Therefore, important or essential elements in the situation and neglects the other features elements which may be irrelevant or non-essential. जो एलिमेंट हमको वो टास्क करने में इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे, उसी को हम यूज करेंगे। जो हमें लग रहा है यार ये यूजलेस था, अब क्या करना है इसका कोई यूज नहीं है, तो वी आर eliminated that thing. So this is called your propotency of elements. Then is your law of response by analogy. यहाँ पर क्या है, individual makes use of old experiences or acquisitions while learning a new situation. आपको पता है कि जैसे कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है, बाईसाइकिल चलानी, अब उसमें हम ऑलरेडी बैलेंस करना सीख चुके हैं। ओके, आपको बैलेंसिंग आती है। नाउ इफ यू हैव टू राइड अ मोटर बाइक, यू हैव नेवर रोड अ मोटर बाइक, तो आपको सीखनी है। तो अभी क्या है, आप ऑलरेडी साइकिल चलाना सीख चुके थे, तो आपको बैलेंस करना ऑलरेडी आता है। हैंडल को किस तरह से आपने घुमाना है, फिराना है, वो आपको आता है। तो ये आपको क्या कर रहे हो, आप जो पुरानी चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हो उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, आप उसको सीखने में अप्लाई कर रहे हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या है, गियर शिफ्ट करने वाली चीज आ जाएगी, राइट, रेस देने वाली चीज आ जाएगी। वहां पर साइकिल में आप पेडल चलाते हो, यहाँ पर आप रेस दे रहे हो। अदरवाइज द बेसिक थिंग दैट इज हाउ टू हैंडल, हाउ टू control the handle, how to control the steering if you're doing learning a motor car, that you have already learned when you were driving a bicycle and when you have learned a bicycle. So there the law of response by analogy, जो already आप चीज सीख चुके हैं उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके न्यू चीज सीख रहे हो। Is it clear? The last one here is the law of associative shifting. देखो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी मे गेट एनी रिस्पॉन्स ऑफ विच अ लर्नर इज केपेबल एसोसिएटेड विद एनी अदर सिचुएशन टू विच ही सेंसिटिव। जैसे क्या है इसका मीनिंग, देखो, फिश वॉज डैंगल्ड बिफोर द वैट वाइल ही सेड स्टैंड अप। इसने क्या करा, एक फिश को, एक एक्सपेरिमेंट में फिश को एक थ्रेड से लटका दिया। ओके, ही डैंगल्ड इट एंड अब कैट को बोला स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स उसने अपने जो आगे के हिंड लेग्स होते हैं उसको ऊपर कर दिया। कैसे पकड़ेगा फिश, वो कैट कैसे फिश पकड़ेगा, जब तक वो उछलेगा नहीं, जब तक वो अपने दोनों पैर को ऊपर नहीं करेगा, आगे के दोनों पैरों को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, स्टैंड अप बोला, तो फिश को अब आइडिया लग गया कि अभी मुझे खड़ा होना है, आई हैव टू रेज माई लेग्स फॉर दैट टू गेट दिस फिश। तो नाउ इन्होंने कहा स्टैंड अप, ऐसे इसे रिपीटेड करा। जैसे आपको याद होगा पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या सीखा था, राइट, तो वो चीज यहाँ पर अप्लाई भी हो रही है। तो एक ये रिस्पॉन्स है, ऐसे करके धीरे धीरे ही लेटर आउटस्टेड द फिश एंड द ओवरऑल कमांड ऑफ स्टैंड अप वाज फाउंड सफिशिएंट टू इवोक द रिस्पॉन्स टू द कैट बाय स्टैंडिंग अपॉन हर हिंड लेग्स। उसे ये नहीं बोला गया अपने पैरों पे खड़े, उसे बोला स्टैंड अप। हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना स्टैंड अप, सिट डाउन, तो बच्चों को नहीं पता है भाई, जब बच्चा पैदा हुआ है एक साल तक, अनलेस यू आर नॉट गिविंग हिम द थिंग्स, अनलेस यू आर नॉट गिविंग हिम द कमांड्स और द ऑर्डर्स, इट डजंट नो कि करना क्या है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग अप्लाई होता है। ओके, ये सारे लॉज हमने कर लिए हैं, प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी का।
यहाँ पर क्या होता है, आप कैसे अप्लाई करोगे इसको? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टास्क कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द इजियर एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड। आप क्या कर सकते हो, बच्चे को इजी टास्क दोगे, धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओगे तो उसका माइंड जो होता है ना, कॉर्ड्स उसी तरह से वर्क करने लगेंगे कि वो डिफिकल्ट टास्क भी कर सकता है, लेकिन पहले आपको उसे इजी, आपको एक वीडियो गेम खेलते हो ना, तो उसमें क्या होता है, पहले वो इजी लेवल देते हैं तो आपका माइंड उस चीज में चलने लगता है, इजी लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में कर सकते हैं। A small child learns some skills through trial and error method only by sitting, standing, walking, running, etc. तो बच्चे को किस तरह से जब बैठना, उठना, सीखना, चलना, ये सब क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ही तो है। बच्चा इसी तरह तो कोई वर्ड बोलना सीखता है तो उसे एकदम से वो करेक्ट वर्ड नहीं बोलते, हम उसे रिपीटेडली बोलते नहीं। अगर उसे कुछ वर्ड बोलना है तो हम बोलते नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सो दिस वे वो ट्रायल करता है, एरर करता है, एंड देन ही एट लास्ट अंडरस्टैंड्स, लर्न्स द थिंग। जैसे राइटिंग में एकदम से वो परफेक्ट नहीं लिख सकता है अल्फाबेट्स को, वो धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करता है, देन ओनली द चाइल्ड नोज हाउ टू राइट अ परफेक्ट लेटर। Thirdly, more emphasis has been laid on motivation. इस थ्योरी में मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक बंदा मोटिवेटेड नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। आप भी अगर कुछ करना है, जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, मुझे करना है, आप नहीं करोगे, राइट? फॉर दैट मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिस लीड्स अ मैन टूवर्ड्स मैच्योरिटी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्रायल एरर आपका, उतना ही आपका जो ट्रायल और एरर है वो कम होता रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, एक बार ऐसा हो जाएगा कि यू विल, आपके जो एरर्स होंगे ना, जितने भी एरर्स है वो कम होते रहेंगे और आप, इट विल लीड टू मैच्योरिटी, इट विल लीड टू अ एक्सपर्टीज इन दैट टास्क। Then habits are formed as a result of repetition. आप बच्चे के अंदर हैबिट्स डाल सकते हो, कैसे? रिपीट करवा के। ओके, अगर आपको पता है कि ये सम सॉल्व करना है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कराओ, लो रिपीट करो, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है रिपीटिशन से। कोई भी हैबिट हम रिपीटिशन से कर सकते हैं। देन effect of rewards and punishment also affect the learning of the child. अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हो फॉर डूइंग गुड वर्क एंड थोड़ा पनिशमेंट दे रहे हो फॉर डूइंग समथिंग बैड ही हैज डन, तो ये भी आपका एक तरह से एक एम्फोसिस होता है। द थ्योरी लेज एम्फोसिस ऑन द यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन द क्लास बाय द टीचर। एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से क्या होता है, दूसरा जब हम किसी बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं तो दूसरा बच्चा उससे मोटिवेट होता है, किसी को पनिशमेंट देते हैं तो दूसरा बच्चा भी उससे इफेक्टेड होता है कि नहीं, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। तो इट कैन बी वाइस वर्सा इन दिस थिंग। And the theory may be found quite helpful in changing the behavior of the delinquent children. जो delinquent children होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जिन्हों को बहुत गलत काम कर रहे हैं, गलत काम इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसके लिए हम उनको प्रॉपरली वैसे it's you can say it a very difficult thing which they have done which is not appropriate for the society. तो delinquent children का हम behavior change कर सकते हैं। जैसे कई होते हैं ना, बुली करना दूसरे बच्चों को, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो गलत संगति में जाके ड्रग्स एंड ऑल ये चीज़ों पे पड़ जाते हैं, तो इनके बिहेवियर को भी हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी दैट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक, द थॉर्नडाइक्स very famous trial and error theory. I hope you all have understood. Please do comment in the comment section which you want for the next theory, which next theory you want of all the learning theories in child psychology. तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. Till then, all of you please take care and goodbye.